जय हिंद। मैं गरिमा कोचिंग सेंटर से राज सर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे, सभी बच्चे मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा बस करते रहिए, एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम लगन के साथ स्टडी करते रहिए, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में लगभग 90 प्लस 95 प्लस जा पाए बेटा। और यदि आप एकदम मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं तो 100% आप 95 प्लस जा पाएंगे, 95 प्लस रिजल्ट ला पाएंगे। तो बेटा यदि आपको 95 प्लस रिजल्ट बनाना है तो मेहनत तो बहुत ही अच्छी तरीके से करनी होगी, ठीक है। तो करते रहिए, मैं भी आपकी यहाँ पर तैयारी प्रॉपर तरीके से करा रहा हूँ, एकदम सीक्वेंस से, बेसिक से, निचोड़ के साथ कंप्लीट तैयारी बेटा बोर्ड एग्जाम की समझेंगे। यहाँ पर आज जो हमारी क्लास है वो है बेटा क्लास 10th का विज्ञान 2027 के लिए अम्ल क्षार एवं लवण। आज का जो बेटा हमारा अम्ल क्षार एवं लवण का जो क्लास है वो पहला है, यानी कि पार्ट 1 है। यहाँ पर बेटा जी पार्ट 1 है, लेक्चर फर्स्ट है आज की। बस ध्यान से सुनना कि पार्ट 1 में आज हम जितना भी हो सकता है उतना कवर करेंगे, फिर आगे के वीडियोज में नेक्स्ट और हम यहाँ पर इससे आगे चैप्टर में देखेंगे। तो एकदम पढ़ते हैं बेटा, सब कुछ यहाँ पर आसान तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर समझेंगे बेटा अम्ल क्या है, तो नजर सामने होनी चाहिए सब बच्चों की। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर 2 है, अध्याय है यहाँ पर दो और 2 का नाम है बेटा अम्ल क्षार एवं लवण। ध्यान से सुनना, अम्ल क्षार एवं लवण मतलब एसिड बेस एंड साल्ट। तो सबसे पहली बात है कि सर एसिड क्या है, अम्ल क्या है। तो ये जो अम्ल है, आप एक माइंड में बात याद रखो बेटा, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं माय डियर, अम्ल कहलाते हैं। और क्षार जो होते हैं बेटा, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। और जो लवण होते हैं बेटा वो स्वाद में तीखे होते हैं या नमकीन होते हैं। क्या समझ में आया सब बच्चों को? समझ में आ रहा है बेटा? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे अम्ल, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे क्षार, और वे पदार्थ जो स्वाद में बेटा तीखे या नमकीन होते हैं लवण कहलाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। ये हमारा था यहाँ पर चैप्टर का नाम, और चैप्टर के नाम के जो भी पॉइंट थे, जो भी टॉपिक्स थे, उन पर छोटी छोटी बातों को हमने देखा। अब नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं बेटा। हमारा जो नेक्स्ट है वो है सबसे पहला टॉपिक अम्ल। यहाँ पर समझेंगे कि सर अम्ल किसे कहते हैं, एकदम शानदार भाषा में। तो आप छोटी सी मुझे बात बता दो, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है पहले से बेटा, वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, जैसे HCl और H2SO4, ठीक है, जैसे HCl और H2SO4। तो बेटा जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन धनायन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है H2SO4 और HCl। अब मैं आपको एक छोटी सी बात में, छोटी सी भाषा में एक चीज बता दूं बेटा, यहाँ पर ध्यान से समझोगे। एक छोटे से पॉइंट में नजर सामने होनी चाहिए सब बच्चों की। एक्चुअल अम्ल को पहचाने कैसे, अम्ल होता क्या है। तो देखिए मैं आपसे कहूं बेटा, अम्ल मतलब ऐसे। एक बात बताओ आप, क्या अम्ल को बेटा, अम्ल को तेजाब भी कहते हैं? सब बच्चे कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, अम्ल ही तेजाब होता है और तेजाब ही अम्ल होता है, जिसे इंग्लिश में बाबू एसिड कहते हैं। क्या समझ में आ रहा है सब बच्चों को? मैं कहूं बेटा इसकी छोटी से छोटी परिभाषा बताइए, एकदम सिंपल डेफिनेशन बताइए, जिससे कि एक पॉइंट में ही क्लियर हो जाए कि सर ये अम्ल होते हैं। तो एकदम लाइन याद रखेंगे। देखिए बेटा ध्यान से कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं बेटा, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, एक मिनट, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? एक पॉइंट समझ में आ गया बेटा सब बच्चों को? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं बेटा अम्ल कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं, नींबू हो गया, नींबू भी एक अम्ल है बेटा। संतरा हो गया, संतरा भी एक अम्लीय पदार्थ है बेटा। आंवला हो गया, आंवला, आंवला आप लोगों ने देखा होगा, खाया भी होगा आंवला बेटा। तो ये जो पदार्थ हैं, कच्चा आम हो गया, इमली हो गया, ये जो खाने पीने वाले जो पदार्थ हैं वो बेटा कैसे हैं, यहाँ पर ये सब अम्ल हैं, ये सब अम्ल हैं। क्या इतनी सी बात समझ गए सब बच्चा? ETC, यानी कि यहाँ पर हम और भी लिख सकते हैं इत्यादि, कोई दिक्कत बेटा यहाँ पर? तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं बेटा वो सब अम्ल कहलाते हैं। नींबू, संतरा, आंवला, इमली, कच्चा आम। यहाँ तक क्लियर? क्लियर सब बच्चों को? ठीक है। आगे मैं ये भी बताऊंगा किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बस बने रहेंगे यहाँ पर और देखते रहेंगे बेटा एकदम अच्छी तरीके से। अब मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, दूसरी कोई इसकी डेफिनेशन है? तो बिल्कुल है सर। वे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। ओ माय गॉड सर, ये डेफिनेशन कहाँ छुपी थी? वे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से कम होता है उन्हें अम्ल कहते हैं। क्या समझ में आ गया बेटा? क्या समझ में आ गया? तो याद रखेंगे वे पदार्थ जिनका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम।
तो 7 से कम वाले जो पदार्थ होते हैं, 7 से कम वाले जो पीएच मान वाले पदार्थ होते हैं, उन्हें भी हम अम्ल कहते हैं। यहां तक क्लियर बेटा? नेक्स्ट पॉइंट में आप यहां पर समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर, नजर सामने होनी चाहिए। बस तीसरा पॉइंट मैं कहूं बेटा, और कोई इसकी परिभाषा है क्या? तो बिल्कुल है सर, और कोई परिभाषा, क्या डेफिनेशन है? तो आप कह देंगे सर, वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ओहो बेटा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं बेटा यहाँ पर अम्ल, उन्हें कहते हैं अम्ल। क्या समझ में आ रहा है सब बच्चों को? वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? बेटा नीले लिटमस पेपर को लाल आप ऐसे पहचान लोगे, जैसे हम अगर तेजाब कैसा होता है कलर में, लगभग नीला, और उसे अगर बॉडी पर डाल ले तो कैसा पड़ जाएगा? लाल। तो इसका मतलब नीले से पड़ गया जलकर लाल, तो हम याद रख सकते हैं कि नीला लिटमस पेपर लाल यदि हो जाए तो समझ लो वो कैसा पदार्थ है? अम्ल है। अम्ल ने नीले लिटमस पेपर को कैसा कर दिया है? लाल कर दिया है। यहां तक समझ गए? तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं बेटा? लाल कर देते हैं। यहां तक क्लियर? क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट यहां पर, यहां तक क्लियर हो गया बाबू सब बच्चों को? यहाँ पर एक छोटी सी बात आप समझ लेंगे सभी कि देखिए, मैं आपको एक यहाँ पर इधर पॉइंट बता दे रहा हूँ, नजर सामने होनी चाहिए सभी की, नजर सामने होनी चाहिए। एक मिनट, बेटा देखिए, मैं आपसे कहूं कि बेटा जो नींबू होता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखेंगे बेटा, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है माय डियर? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये भी आपको यहाँ पर पॉइंट्स बता दे रहा हूँ बेटा। और जो संतरा का रस होता है, संतरा, इसमें भी बेटा जी सिट्रिक ही अम्ल पाया जाता है। और जो आम, यहाँ पर जो इमली है, इमली और कच्चा आम, यहाँ पर जो इमली देख रहे हैं बाबू, इमली और कच्चा आम, इमली और कच्चा आम जो देख रहे हैं, कच्चा आम, इनमें बेटा जो अम्ल पाया जाता है वो एक ही प्रकार का अम्ल पाया जाता है जिसे कहते हैं टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल, ध्यान से सुनना, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ठीक है बेटा? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है किसमें बेटा जी? इमली और कच्चा आम में। संतरा और नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। समझ रहे हैं? अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, आप लोग ये बताइए, मैं कहूं बेटा ये बताओ कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेटा मैंने कहा बाबू आप ये बताइए कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप जवाब देंगे सर दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है बाबू? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जिसमें दही में बैक्टीरिया पड़ जाते हैं, यानी कि जीवाणु, और उन जीवाणु का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। इनके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल इतनी बात याद रखोगे, नींबू और संतरे के रस में बेटा क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। कच्चा आम और इमली में बेटा पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, और दही जो होता है उसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। इतनी बात क्लियर? सब बच्चों क्लियर बेटा? जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए ठीक। अब बेटा नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर क्षार। तो क्षार को ध्यान से समझ लोगे कि सर क्षार क्या होते हैं। क्षार यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एक लाइन लिखी हुई है, इसे आप पहले सुन लीजिए। वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH आयन देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH आयन देते हैं बेटा क्षार कहलाते हैं। अब मैं क्षार के बारे में एक छोटी सी लाइन आपको बताऊंगा, नजर सामने होनी चाहिए। बेटा क्षार से पहले एक्चुअल होता क्या है? बेटा क्षार से पहले होता है भस्म। नजर सामने होनी चाहिए, भस्म। क्या होता है मेरे बच्चे? भस्म या राख, भस्म या राख। इस बात को ध्यान से सुनो, इसे इंग्लिश में कहते हैं माय डियर एल्केलेन। एल्केलेन। सबसे पहले क्षार नहीं होता, क्षार बनाया जाता है, क्षार बनाया जाता है, याद रखना। और जो क्षार बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है? तो देखेंगे जो एल्केलेन होता है बेटा, यानी कि भस्म और राख जो होती है, उसमें जब जल मिलाते हैं, यानी कि H2O मिलाते हैं, जल मिलाते हैं, तो बेटा यहाँ पर बेस बन जाता है, मतलब क्षार प्राप्त होता है। समझ रहे हैं क्या बात को? बात आ रही समझ में? तो कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले यहाँ पर भस्म या राख, जिसे एल्कलेन बोलते हैं, उसमें जब जल को मिलाया जाता है, पानी को घोला जाता है, तो बेटा क्षार यानी कि बेस बन जाता है। और यही जो बेस है, नजर सामने होनी चाहिए बेटा, ये जो बेस है। अब बात करते हैं सर क्षार किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो परिभाषा होगी, 2D पॉइंट, एक नॉर्मल सी डेफिनेशन, मैं कहूं बेटा वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं माय डियर, जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो सब क्षार कहलाते हैं। क्या इतनी बात समझ गए सब बच्चा? इतनी बात समझ गए बेटा? नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा पॉइंट
वे पदार्थ जिनका पीएच मान बेटा, जिनका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है, वो सभी पदार्थ क्षार कहलाते हैं। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत सब बच्चों को आराम से समझ में आ रहा है बेटा? नेक्स्ट है यहाँ पर तीसरा पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ लीजिए सर, क्षार वे होते हैं जिनका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। अब बेटा एक बात और याद रखेंगे सर, वे पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, एकदम उल्टा कर दो सर, वे पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं क्षार कहलाते हैं। डेट इज फाइनल। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर मैं बात करूं बेटा, जैसे एग्जांपल में एक दो एग्जांपल बता दो, तो एग्जांपल जैसे बेटा NaOH, NaOH और बेटा यहाँ पर KOH, KOH, तीसरा और एग्जांपल यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस। आराम से आप समझ रहे होंगे सर, ये सब क्या होते हैं? क्षार होते हैं। कोई दिक्कत बच्चा यहाँ तक आराम से समझ गए? आगे मैं अम्ल की पहचान और क्षार की पहचान पर भी डिटेल डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में बने रहेंगे बेटा, बस समझते रहेंगे शांति से। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब समझते हैं अम्ल के प्रकार। यहाँ पर जो पॉइंट है, जो टॉपिक है बेटा, वो है हमारा अम्ल का प्रकार। तो एक्चुअल अम्ल के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। सबसे पहला यहाँ पर अम्ल का प्रकार होता है बेटा, कौन सा? प्रबल अम्ल। और दूसरा टाइप होता है बेटा यहाँ पर दुर्बल अम्ल। यहाँ पर प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो समझेंगे सबसे पहले कि टाइप्स ऑफ एसिड में बेटा प्रबल अम्ल को। सर प्रबल अम्ल क्या होते हैं? तो एक लाइन में ध्यान से समझिए सर, वे अम्ल या वे पदार्थ जो जो जल में पूर्ण वियोजित होकर हाइड्रोजन धनायन देते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। एकदम समझ में आ गई बेटा सब बच्चों को? एकदम प्यार से समझ में आ गई कि वे पदार्थ सर या वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रोजन धनायन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा, जैसे कहूं यहाँ पर समझेंगे ध्यान से। मैंने कहा बेटा जैसे HCl है, HCl यहाँ पर कैसा अम्ल होगा? प्रबल अम्ल होगा, क्योंकि इसे जब जल में घोलेंगे मेरे बच्चा, तो H+ आयन और Cl- आयन ये जल में पूर्ण विलय होकर हाइड्रोजन धनायन देगा। क्या समझ में आ गया? और बेटा यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर कहूं कि जैसे मैं कहूं बेटा आपसे यहाँ पर HNO3 है, HNO3 बेटा, HNO3 भी एक प्रबल अम्ल है। इसे बेटा जब हम जल में घोलेंगे, तो यहाँ पर जल में घोलेंगे सर, तो H+ आयन और NO3- आयन ये यहाँ पर आयन देगा। क्या समझ रहे हैं सब बच्चे? कोई दिक्कत बेटा? कोई समस्या? आराम से समझ रहे हैं? तो बेटा इतनी बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा यहाँ पर दुर्बल अम्ल। तो बेटा दुर्बल अम्ल को ध्यान से समझोगे सर, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? तो मैंने ये यहाँ पर बोला है प्रबल अम्ल में। प्रबल अम्ल में मैंने ये कहा है कि बेटा जैसे पूर्ण वियोजित होकर H+ आयन होते हैं, देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वे पदार्थ जो जल में पूर्ण वियोजित नहीं होते हैं, वे पदार्थ जो जल में पूर्ण वियोजित नहीं होते हैं, उन्हें बेटा जी क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। यहां तक क्लियर सब बच्चे बेटा? जैसे मैं आपसे बताऊं, जैसे बेटा CH3COOH, आराम से सब बच्चे समझ रहे हैं? ठीक है, CH3COOH ये कैसा अम्ल है? तो ये दुर्बल अम्ल है। और बेटा यहाँ पर H2SO4 ये भी बेटा कैसा अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल है। यहाँ तक क्लियर सब बच्चों को? बेटा प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में आप समझ गए होंगे। एकदम सिंपल सी लाइन आप याद रख लीजिए। प्रबल अम्ल का मतलब है वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रोजन धनायन देते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं, जैसे HCl, HNO3। नेक्स्ट यहाँ पर बेटा दुर्बल अम्ल, वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर मतलब होते ही नहीं है, और जब जल में पूर्णतः वियोजित होते ही नहीं है तो आयन कहां से दे देंगे? जैसे यहाँ पर HCl3COOH और H2SO4। यहां तक क्लियर बेटा? नेक्स्ट हम समझते हैं क्षार के प्रकार। टाइप्स ऑफ बेस मतलब क्षार का भी 2 प्रकार होता है। सबसे पहले प्रबल क्षार और बेटा दूसरा यहाँ पर दुर्बल क्षार। तो प्रबल क्षार क्या होता है सर, और दुर्बल क्षार क्या होता है, इसे भी हम समझते हैं 2D पॉइंट।
नजर सामने होनी चाहिए सब बच्चों की, ठीक है बेटा। तो समझेंगे यहाँ पर प्रबल क्षार किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर एकदम सिंपल सी बात, सर वे पदार्थ जो जो जल में पूर्ण वियोजित होकर पूर्ण वियोजित होकर पूर्ण वियोजित होकर OH ऋणायन देते हैं बेटा, एकदम सिंपल बात, OH ऋणायन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बाबू, प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं बेटा NaOH और बेटा KOH, ये सब क्या है मेरे बच्चे, ये सब आपके यहाँ पर कैसे क्षार हैं, तो प्रबल क्षार हैं, याद रखोगे। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, दुर्बल क्षार। तो याद रखेंगे वे पदार्थ जो जल में पूर्ण वियोजित नहीं होते हैं, पूर्ण वियोजित नहीं होते हैं। और जब पूर्ण वियोजित नहीं होंगे तो बचवा एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, क्या ये OH ऋणायन देंगे, नहीं देंगे। जब पूर्ण वियोजित नहीं होते हैं मतलब पूर्ण वियोजित नहीं होकर OH ऋणायन नहीं देते हैं, तो इस प्रकार के जो क्षार होते हैं बेटा वो कैसे कहलाते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, और भी यहाँ पर हैं। तो ये बात आप याद रख लेंगे, इस प्रकार के जो क्षार होते हैं बेटा वो जल में पूर्ण वियोजित नहीं होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है सब बच्चों को। तो बेटा प्रबल क्षार की एकदम सिंपल परिभाषा, जो पदार्थ जल में घुलकर यानी जल में पूर्ण विलय होकर पूर्ण वियोजित होकर हाइड्रोजन धनायन को OH ऋणायन देते हैं, तो इस प्रकार के पदार्थों को प्रबल क्षार कहते हैं। और OH ऋणायन नहीं देते मतलब जल में पूर्ण विलय नहीं होते, पूर्ण वियोजित नहीं होते, तो ऐसे पदार्थों को हम दुर्बल क्षार कहते हैं। कोई दिक्कत, आराम से आपको समझ में आ गया होगा कि क्षार के प्रकार क्या होते हैं और अम्ल के प्रकार क्या होते हैं। अब नेक्स्ट हम एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं आप सभी लोगों से। बेटा एक छोटी सी बात है कि अम्ल की पहचान क्या है, यहाँ पर ध्यान से समझना, अम्ल की पहचान। अम्ल की पहचान, तो बेटा याद रखेंगे अम्ल की पहचान एकदम नॉर्मल सी बात आप याद रखना कि सर वे पदार्थ जो हाइड्रोजन धनायन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। मतलब आप ये यहाँ पर पहचान याद रखो कि जिन पदार्थों में से हाइड्रोजन धनायन निकल रहा हो बाहर, मतलब वे पदार्थ जो हाइड्रोजन धनायन दे रहे हो, ऐसे पदार्थों को अम्ल कहते हैं। बेटा इधर समझते हैं क्षार की पहचान। क्षार की पहचान, तो बेटा क्षार की पहचान क्या होगी सर, वे पदार्थ जो OH ऋणायन देते हैं क्षार कहलाते हैं। एकदम सिंपल यार, आप आराम से समझ सकते हैं। ये जो दोनों का जो सिद्धांत जो नियम है, ये एक सिद्धांत है बेटा, और ये कौन सा सिद्धांत है बेटा, ये दिया था आर्हेनियस ने सिद्धांत। ध्यान से समझोगे, आर्हेनियस का सिद्धांत पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि आर्हेनियस का सिद्धांत क्या है, आर्हेनियस के सिद्धांत को समझाइए। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है बेटा सब बच्चों को आर्हेनियस का सिद्धांत क्या है। तो इन्होंने ये बताया था, अब ध्यान से समझिए बेटा, अब ध्यान से आप लोग समझिए इन्होंने क्या बताया। इन्होंने ये बताया था बेटा कि यदि कोई पदार्थ जल में वियोजित होकर यदि कोई पदार्थ जल में वियोजित होकर जल में वियोजित होकर यदि कोई पदार्थ जल में वियोजित होकर हाइड्रोजन धनायन देता है, तो ऐसा पदार्थ बेटा अम्ल कहलाता है। यही आगे है इसका सिद्धांत। क्या समझ रहे हैं सब बच्चे, मतलब जो पदार्थ जल में घुलेंगे वो H+ आयन देंगे, यही ऐसे पदार्थ जो होंगे बेटा वो अम्ल कहलाएंगे। सेम इधर जो पदार्थ जल में वियोजित होकर या घुलकर वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर OH ऋणायन देंगे या OH ऋणायन देते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। क्या यहां तक बात क्लियर, क्या यहां तक बात क्लियर बेटा,
सब बच्चों की बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत? तो वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर यहाँ पर OH ऋणायन देते हैं बाबू, वो सब क्षार कहलाते हैं, और H प्लस आयन देते हैं वो सब अम्ल कहलाते हैं। ये दिया था किसने? आर्हेनियस ने अपना एक सिद्धांत। और छोटी सी एक बात और अब यहाँ पर समझ लोगे कि एक छोटी सी बात और है सभी बच्चे बेटा, कि यदि कोई पदार्थ है यहाँ पर और वो पदार्थ बेटा किसी धातु से क्रिया कर रहा है, कोई पदार्थ किसी धातु से क्रिया कर रहा है और बेटा हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो ऐसे पदार्थों को भी अम्ल कहते हैं। और कोई पदार्थ किसी धातु से क्रिया करके OH ऋणायन दे रहा है, तो ऐसे पदार्थों को भी बेटा क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्या समझ रहे हैं सब बच्चे? तो वे पदार्थ जो किसी धातु से क्रिया करते हैं और हाइड्रोजन धनायन देते हैं, ऐसे पदार्थों को अम्ल कहते हैं। और वे पदार्थ जो किसी धातु से क्रिया करके OH ऋणायन देते हैं, ऐसे पदार्थों को क्षार कहते हैं। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में मैं बोलूं बेटा, जैसे मैं कहूं बेटा, एक बात याद रखो यहाँ पर कि यहाँ पर मैंने कहा बेटा मेरे पास Zn एक धातु है और H2SO4 ये अम्ल है, इसने ये इसके साथ क्रिया किया तो ZnSO4 बनाया, और यहाँ पर ये जो H2 है वो 2H प्लस आयन के रूप में बाहर निकल गया। और यहाँ पर हमें पता चल गया कि सर H प्लस आयन दे दिया, ये क्या है? यहाँ पर एक हमारा क्या है? यहाँ पर अम्लीय पदार्थ है। H2SO4 क्या है? अम्लीय पदार्थ है, और यही है बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या समझ में आ रहा है सब बच्चों को? सल्फ्यूरिक अम्ल। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ पर समझ में आ गया। अब यहाँ पर पहचान भी मैंने बता दी कि H प्लस आयन देने वाले पदार्थ सब अम्लीय पदार्थ, OH ऋणायन देने वाले पदार्थ सब क्या होते हैं? क्षारीय पदार्थ होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ बेटा, यदि मैं HCl को तोड़ूं, माय डियर HCl को तोड़ूं तो H प्लस आयन Cl माइनस आयन में टूट जाएगा बेटा। यहाँ पर और भी, जैसे मैं कहूँ HCl के अलावा मैं कहूँ बेटा HNO3 को तोड़ूं तो ये H प्लस आयन और प्लस NO3 माइनस आयन में टूट जाएगा। और मैं कहूँ बेटा यहाँ पर और भी बहुत सारे अम्लीय पदार्थ हैं, H2SO4 आयन में तोड़ूं तो बेटा ये H प्लस 2 आयन या 2H प्लस भी बोल सकते हैं, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। H प्लस 2 आयन मतलब 2H प्लस आयन और बेटा SO4 माइनस 2 आयन में टूट जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है सब बच्चों को बात? यहाँ तक क्लियर बेटा? H2SO, तो ये सब देखिए आप हाइड्रोजन धनायन दे रहे हैं, इसका मतलब ये सब पदार्थ क्या होंगे? अम्लीय पदार्थ होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे बेटा मैं इनकी पहचान को क्लियर करा दूं, मैं कहूँ बेटा NaOH में अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो Na प्लस आयन और OH माइनस आयन, और बेटा यहाँ पर KOH को तोड़ूंगा माय डियर, तो KOH को जब तोड़ूंगा तो बेटा K प्लस आयन और OH माइनस आयन, आप देख रहे हैं यहाँ पर सब OH माइनस आयन दे रहे हैं, मतलब ये सब क्या होंगे? क्षार होंगे, ये सब क्षार होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ रहे हैं सब बच्चे? एनी प्रॉब्लम? भाई समझ में आ गया? और यदि समझ में आ गया तो बेटा एक लाइक ठोक दीजिए जल्दी से, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्त लोग भी पढ़ाई कर पाए और आप पूरी अच्छी तरीके से मेहनत करो बेटा, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा रिजल्ट हासिल कर पाओ। बस पढ़ते रहिए ध्यान से। आज का जो लेक्चर था हमारा बेटा वो यही फिनिश करता हूँ। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन क्लास लेके आऊंगा, इससे आगे के टॉपिक्स पर डिटेल डिस्कस करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।